संधारित्र का चैप्टर चल रहा था और इसमें आपको बताना है कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में, ठीक है, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो। आंशिक रूप से क्या मतलब हुआ? जैसे दो प्लेटें हैं, ठीक है, इनसे समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है। प्लेटों के बीच में निर्वात होगा अगर, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, C = ε0A/d होता है, ठीक है। अगर उन्हीं प्लेटों के बीच में किसी के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, उन्हीं प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, तब उस अवस्था में जो धारिता का सूत्र होता है वो होता है C = K, कैपिटल K, ε0A/d, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी प्लेट के बीच में, उन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में, अर्थात वो समांतर प्लेट संधारित्र है, उन्हीं प्लेटों के बीच में कुछ स्थान में, ठीक है, कोई पदार्थ भरा गया है, डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, और जो शेष स्थान बचता है वहां पर वायु है या निर्वात है। कहने का मतलब कुछ पोर्शन में वायु या निर्वात है और कुछ पोर्शन में जो है वह के परावैद्युतांक का माध्यम है। तब ऐसी कंडीशन में धारिता का क्या फार्मूला होगा वो हमको प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपका एक संधारित्र है, इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या नाम इसका है? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, समझ गए। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है और इसके प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? a है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? a है। इन प्लेटों के बीच में, ठीक है, p मोटाई की, पूरे स्थान में नहीं बल्कि t मोटाई में, ठीक है, एक के परावैद्युतांक का एक पदार्थ भरा गया है। मतलब एक पट्टी रखी गई है जिसका परावैद्युतांक होता है k और उसकी मोटाई कितनी है? t। बाकी जो बचा स्थान है, बाकी कितना बचा है? इधर कुछ बचा हुआ है स्थान, इधर कुछ बचा हुआ है। कहने का मतलब पूरी जो दूरी थी वो d थी। पूरी दूरी क्या थी? d। और उसमें t मोटाई में पदार्थ आपने भर दिया, तो कितनी दूरी बची? फिर जो बची दूरी है वो क्या हो जाएगी? d - t। जो बची दूरी कितनी हो जाएगी? वो d - t। कहने का मतलब d - t स्थान में निर्वात या वायु है और t मोटाई जो है उसमें के परावैद्युतांक का माध्यम भरा गया है। अब ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे कि हमको निकालना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला, ठीक है। देखिए, किसी भी संधारित्र की धारिता निकालनी हो तो उसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपको बताया गया था। किसी भी संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर उस संधारित्र को दिया जाने वाला आवेश और उस आवेश के देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि। आवेश को देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की, या कोई भी संधारित्र हो उस संधारित्र की धारिता। समझिए बात को। C = Q/V। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने Q आवेश दिया है संधारित्र की प्लेटों को, ठीक है, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, जबकि उन्हीं प्लेटों के बीच में कुछ स्थान पर वायु या निर्वात है और कुछ स्थान पर क्या है? माध्यम भरा हुआ है। तो क्या करना है हमको? यहां से यहां तक दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर पता करना है। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हमको पता करना है। तो निर्वात वाला जो स्थान है, अर्थात d - t की गैपिंग है, d - t स्थान में निर्वात है
तो d माइनस टी जो स्थान आपका निर्वात या वायु वाला है उसमें विभवांतर कितना होगा? विभवांतर तो एक अदिश राशि है ना, विभवांतर में दिशा आप नहीं ध्यान देंगे, अर्थात यह जो निर्वात वाला स्थान है जितनी दूरी तक है उतनी दूरी में जो विभवांतर है वो देख लेंगे हम, और टी मोटाई की जो पट्टी है इसमें जो विभवांतर है उसको देख लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। समझिए बात को। अर्थात d माइनस टी स्थान जो कि निर्वात या वायु वाला है, अगर विभवांतर v1 हो जाए, निर्वात या वायु का जो स्थान है उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाए? v1 हो जाए, और जो टी मोटाई की कांच की पट्टी या कोई भी कांच की परावैद्युत पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की पट्टी रखी हो उसके सिरों का जो विभवांतर है वो v2 हो जाएगा। तो d माइनस टी स्थान में जो विभवांतर है वो v1 हो गया और टी मोटाई में जो विभवांतर है वो v2 हो गया। तो अब आपसे पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? v इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2। मतलब विभवांतर निर्वात या वायु के सिरों के बीच, और दूसरा है विभवांतर टी मोटाई की पट्टी के सिरों के बीच। ठीक है। अब विभवांतर कैसे निकलेगा? आपको बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में बहुत सीधा संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में बहुत ही सीधा संबंध है। समझ रहे हैं ना? क्या होता है? E इक्वल टू होता है V अपान डी। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, या सीरीज कह लीजिए आप। जब भी आप इसका यूज करेंगे कहीं पे तो माइनस चिन्ह वहां पर नहीं लगेगा, केवल आप विभवांतर बटे दूरी कर देंगे तो आपको वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो अगर हमको विभवांतर निकालना है, ठीक है, विभवांतर निकालना है तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी से मल्टीप्लाई कर दें। कहने का मतलब d माइनस टी मोटाई वाले स्थान में क्या है? निर्वात या वायु है। तो यह जो दूरी है d माइनस टी स्थान की जो दूरी है वो दूरी, और उस निर्वात वाले स्थान में कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो निर्वात वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और d माइनस टी जो दूरी है दोनों का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो उस अवस्था में क्या होगा? विभवांतर मिल जाएगा हमको, अर्थात v1 का मान मिल जाएगा। और टी मोटाई की कांच की पट्टी है आपकी, या किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है, अगर आपको ये निकालना है कि इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, अर्थात v2 निकालना है आपको। ठीक है। तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, देखेंगे हम कि जो ये आपका परावैद्युत माध्यम है इसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर है। मतलब यहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र है? निर्वात वाला तो अलग हो गया और यहां पर वैद्युत क्षेत्र अलग हो गया। तो ये वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हम गुणे दूरी। कौन दूरी? ये दूरी, अर्थात इस पट्टी की मोटाई। दोनों का हम गुणा कर देंगे तो v2 मिल जाएगा। v1 प्लस v2 को जोड़ देंगे तो v मिल जाएगा, और v का मान यहां रख देंगे तो c मिल जाएगा। ठीक है ना? सिंपल सा तो है। चलिए, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी, v1 क्या है? विभवांतर है d माइनस टी मोटाई में, अर्थात जो यहाँ पर निर्वात या वायु है उस निर्वात या वायु के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा अगर निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए निर्वात वाले स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E0। E0 जो है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निर्वात वाले स्थान पर। गुणे दूरी आपको निकालना है, दूरी हो जाएगी d माइनस टी। क्या दूरी है ये? दूरी d माइनस टी है, प्लस E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मानते हैं कहां पे? के परावैद्युतांक की जो पट्टी है इसके सिरों के बीच, मतलब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E हो जाएगी। और मोटाई अर्थात दूरी, दूरी मतलब वही इस पट्टी की मोटाई क्या हो जाएगी? T। तो T से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है यहां तक? तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E0 क्या है? E0 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।
आप जानते हैं कि दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप पढ़े होंगे गॉस की प्रमेय में। E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, यहां हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। समझ गए बात को। सिग्मा का मान क्यू अपान ए भी रख देंगे, इनटू यहां हो जाएगा डी माइनस टी। ये हो गया, यहां तक ठीक है। ई जीरो क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, निर्वात या वायु में। बात क्लियर हो गई ना। चलिए यहां आ जाइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल लीजिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकाल लीजिए, क्या होगा यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान प्लस सिग्मा अपान, जहां एप्सिलॉन जीरो है वहां क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो के। ये तो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच के स्थान में जहां पर के परावैद्युतांक का माध्यम भरा गया है। क्या हो जाएगा यहाँ तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और अगर कोई और माध्यम है तो एप्सिलॉन जीरो के लिखा जाता है, जहां के उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, या v इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा इसकी वैल्यू होती है q अपान ए। q अपान ए होती है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है q अपान ए। अरे आवेश पृष्ठ घनत्व है ये, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही तो हम कहते हैं पृष्ठावेश घनत्व। तो हो जाएगा q अपान एप्सिलॉन जीरो ए, और यहां हो जाएगा d माइनस टी प्लस सिग्मा की वैल्यू यहां भी q अपान ए हो जाएगी, तो हो जाएगा q अपान ए यानी एप्सिलॉन जीरो के हो तो होगा, फिर ए के यहां लगा दिया हमने, एप्सिलॉन जीरो के तो पहले से था, सिग्मा की वैल्यू q अपान ए हो गया इंटू टी हो गया। या यहां से v इक्वल टू हो जाएगा q कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा d माइनस टी अपान, अच्छा यहां पर अपान ए भी ले लीजिए बाहर, एप्सिलॉन जीरो भी बाहर ले लीजिए एक साथ, q बाहर हो जाएगा और एप्सिलॉन जीरो ए आपका दोनों जगह पे है वो भी बाहर हो जाएगा। तो हो जाएगा ये d माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा t अपान v इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपान एप्सिलॉन जीरो ए ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t अपान के। ये जो है विभवांतर हो गया, समझ गए बात को। विभवांतर निकल गया आपका, तो आप धारिता निकाल सकते हैं इस संधारित्र की, जिसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो, उसकी धारिता हम निकाल सकते हैं। C इक्वल टू क्या होता है Q बटे V, ये हो जाएगा Q बटे V की वैल्यू रख दीजिए Q अपान एप्सिलॉन जीरो ए इंटू ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी अपान के। तो यहां से Q से कटेगा और ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए अपान d माइनस टी, ये d माइनस टी है प्लस टी अपान। समझिए बात को, कोई वापस लिख देते हैं आपको। यहां ध्यान दीजिए जरा, C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए अपान d माइनस टी प्लस टी अपान, ठीक है ना। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जब उसकी प्लेटों के बीच में, जहां प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच में t मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी गई हो, तो हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। समझ गए बात को, d माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना ठीक है। अब देखिए इसमें कई कंडीशन है। कंडीशन पहले देखिए, नंबर एक कंडीशन ध्यान दीजिए, अगर इस पूरे स्थान में जो के परावैद्युतांक की पट्टी है, ये पूरे स्थान में भर दी जाए। पूरे स्थान का मतलब हुआ जो यहाँ निर्वात वगैरह था, वो निर्वात न छोड़ करके पूरी जगह में आप भर दें। क्या समझे, ठीक है ना। जब पूरी जगह में आप भर देंगे
इसका मतलब ये हुआ कि जो d माइनस टी था, d माइनस टी, वो तो 0 हो गया, क्योंकि t मोटाई की पट्टी जो है जब पूरे में भर गई तो t का जो मान है वो d के बराबर हो गया। भाई दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और पूरी d दूरी में भर दिया गया है परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, तो t और d तो सेम हो गए। फिर तो t की जगह d रखेंगे तो d माइनस डी हो जाएगा 0, और यहाँ t की जगह d रखेंगे जब, तो d अपान k हो जाएगा। k को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा ये एप्सिलॉन 0 k इंटू a अपान, या k पहले कर लीजिए, k एप्सिलॉन 0 a अपान d। ये समझिए सूत्र इसको, ये अब पहले से जानते हैं इस चीज को। अगर आंशिक ना होता, पूर्ण रूप से पट्टी भरी गई होती, तो आप ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला, जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा गया हो तो यही तो फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये तो आप पहले जानते हैं, कुछ बताना आपको नहीं है। और अगर पूरी प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु है तो k का मान 1 हो जाता है। पूरी प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु है तो क्या होता है, k का मान 1 हो जाता है। जब k का मान 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन 0 a अपान d। जब k का मान 1 हो जाएगा तो उस अवस्था में एप्सिलॉन 0 a अपान d ये क्या हो जाएगा, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर प्लेटों के बीच में जो माध्यम भरा गया है वह माध्यम चालक हो, है ना, मतलब कंडक्टर हो, सुचालक हो। परावैद्युत का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह बिल्कुल ही न होने दे, उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत। लेकिन अगर उसके अंदर से प्रवाह हो पा रहा है विद्युत का, तब क्या होगा, वो चालक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर के माध्यम का जो आपका चालक भरा गया है दोनों प्लेटों के बीच में, तो चालक जो होता है उसके लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। किसी चालक की जो चालक के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो अनंत होता है, समझ रहे हैं, उसकी चालकता अनंत होती है। अगर कोई वास्तव में सुचालक पदार्थ है तो उसकी चालकता कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो जो ये फार्मूला हमारा मूल फार्मूला है, इसमें इनफाइनाइट कर देंगे जब हम, तो टी अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो एप्सिलॉन 0 a अपान d माइनस टी हो जाएगा, अर्थात c इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a अपान d माइनस टी। समझ गए इतना, c इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a अपान d माइनस टी। अभी और भी कंडीशन है दो। अच्छे से आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, एक एक चीज को आप ध्यान से समझते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। हाँ देखिए, यहां पर जो माध्यम आपका भरा गया है यहाँ पे के, पूरे पदार्थ में, ठीक है, पूरे पदार्थ में जो एक के माध्यम भरा गया है और टी इसकी मोटाई है, तो एक ही पदार्थ है, टी मोटाई का है। अगर इसमें T1, T2, T3 मोटाइयों की कई पट्टियां हों और उनके परावैद्युतांक भी क्रमशः K1, K2, K3 हो, मतलब सारी कंडीशन यही है। इसमें है क्या, इसमें हम बहुत पतली पतली सी कई परतें बना करके अलग अलग पदार्थों की फिर उनको हमने एक साथ रखा हुआ है। इसमें सभी की मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 ये है, और K1, K2, K3 ये क्या है, इनके परावैद्युतांक है। तो अगर जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भरी गई है उसकी मोटाइयां T1, T2, T3, T4 इस तरह से हैं और उनके परावैद्युतांक भी क्रमशः K1, K2, K3, K4 इस तरह से हैं, तब उस अवस्था में, समझ रहे हैं, तब उस अवस्था में क्या होगा, ये सूत्र आपका इस तरह बनेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपान d माइनस, अब यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट इस तरह से हो जाएगा। ये जितने भी रहेंगे, अनंत नहीं, जितने भी रहेंगे, प्लस जहां T अपान K है वहां पर T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3, है ना, ऐसे प्लस डॉट डॉट ऐसे।
तो कहने का मतलब ये सूत्र आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत। और अगर ऐसे पट्टियां बनी हुई हैं, T1 T2 T3 मोटाई की पट्टियां बनी हुई हैं और उन पट्टियों को हमने पूरे संधारित्र में भर दिया है, मतलब वायु के लिए स्थान नहीं छोड़ा है, यहां से लेकर यहां तक हमने उसी पदार्थ की पट्टी भरी है, अलग अलग मोटाई की T1 T2 T3 मोटाई की, उनके परावैत्वांक भी क्रमशः K1 K2 K3 हैं। तब उस अवस्था में क्या होगा कि ये पोर्शन हो जाएगा 0, क्योंकि T1 की मोटाई, T2 की मोटाई, T3 की मोटाई, ऐसे सभी पट्टियों की मोटाई को जोड़ लेंगे हम, तो वही तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। सभी पट्टियों की अलग अलग मोटाइयों को जोड़ लेंगे तो वह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी, अर्थात T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट सब मिला के क्या करेंगे, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d के बराबर हो जाएगी, तो d माइनस डी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन आपका शून्य हो जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0A अपान, यहाँ क्या हो जाएगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे जहां तक जाता है ये जितनी पट्टियां हैं, एक सूत्र आपका ये बन जाएगा। सारे सूत्र एक ही हैं, सूत्र में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अलग अलग भिन्नता नहीं है, आप सूत्र सब एक ही हैं, आप जैसा भी आवश्यकता हो वैसा सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। देखिए अगला टॉपिक है, अगर कोई आवेशित संधारित्र है तो उसकी प्लेटों के बीच में, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व, कितनी ऊर्जा संचित होती है वो तो आप जानते ही हैं पहले से। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा अगर पूछा जाए आपसे तो आप जानते हैं C इक्वल टू होता है U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, जानते हैं ना इस चीज को, U इक्वल टू क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा है, ये सूत्र सिद्ध करवाया गया है, ठीक है। ये हमारा ये समांतर प्लेट संधारित्र है, देख रहे हैं, ये जो है समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है d है और प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है a है। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपान d, जानते हैं इस चीज को, C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0A अपान d, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु है। अभी माध्यम K होगा तो हम जहां एप्सिलॉन 0 रहेगा वहां K लगा देंगे, अभी निकाल लेते हैं ऊर्जा घनत्व, तो जहां पर माध्यम K रहेगा वहां K लगा देंगे बस, ठीक है। चलिए तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0A अपान d, ये इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है और इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित जो ऊर्जा है उसका फार्मूला ये लिखा गया है। हमको निकालना क्या है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या चीज है, देखिए एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, यहां पर ऐसे रख दिया आपने, क्या बन गया, ये हो गई इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, इसको जो दूरी है दोनों प्लेटों के बीच की उसको ऊंचाई मान लीजिए। कहने का मतलब एक आयतन मिलेगा आपको, है ना, ये आपको एक आयतन मिलेगा दोनों प्लेटों के बीच में। अगर इतने प्लेटों, इतनी दूरी में अर्थात इतने आयतन में, इतने पूरे आयतन में संचित ऊर्जा जो है इतनी है, तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का जो मान होगा उसी को हम कहेंगे ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो यहां पर C इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन 0A अपान d हो गया। अच्छा, अब C की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0A अपान d हो गया। समझ गया आपको, C की वैल्यू समझ में आई यहां तक, एप्सिलॉन 0A अपान d हो गया, इनटू V है विभवांतर, है ना। आप जानते हैं कि प्लेटों के बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ये तो बताया गया है, 20 बार बताया गया आपको।
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो V की वैल्यू यहां पर हम क्या रखेंगे, E इंटू डी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा E स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर, क्या हो जाएगा, E स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये इतना अच्छा। अभी एक डी से एक डी कट गया आपका, U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0, यहां पर कैपिटल E स्क्वायर को ले लेते हैं, एक को अलग कर दीजिए, ए हो गया इंटू ए और डी बचा हुआ, इसको एक साथ कर दिया और एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर एक साथ कर दिया, ए इंटू डी। ए इंटू डी है क्या चीज, ए इंटू डी आयतन है। देखो ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो ये प्लेट का क्षेत्रफल हो गया, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई शामिल हो गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, और डी क्या है, वही ऊंचाई है, ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। तो ये क्या हो गया, ये देखिए दोनों प्लेटें हैं तो एक घनाभ बन गया ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक घनाभ हो गया। तो ये पूरा जो स्थान आपका है उसका आयतन है ये। ए इंटू डी क्या है, प्लेटों के बीच का समस्त आयतन या समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन, जो बीच में गैपिंग है उस गैपिंग का ये आयतन है ए इंटू डी। क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई शामिल है और डी आपका ऊंचाई के स्थान पे है। तो अगर संपूर्ण आयतन में संचित ऊर्जा का मान U है और इसी आयतन से हम यहां डिवाइड कर दें, अर्थात U अपान AD ऐसे कर दें, तो क्या होगा, आयतन से डिवाइड किया तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हो गई, क्या इसका मान निकलेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। इसी को जो है हम क्या लिखते हैं स्मॉल u से, तो स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। यही क्या है, यही आपका प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, अर्थात ये एनर्जी डेंसिटी है, या इसको ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं या इसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो U इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। बात क्लियर हुई। अगर प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु है तब उस समय जो संचित ऊर्जा होगी उसका फार्मूला होगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के लगा देंगे, या के पहले कर दीजिए, के पहले कर दीजिए, के एप्सिलॉन 0 कैपिटल E स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन 0 रहेगा उसी में के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संचित ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक टॉपिक ये हो गया, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका सूत्र भी याद रखना होगा संचित ऊर्जा घनत्व का, और साथ साथ जो है इसको कैसे निकाला जाएगा ये भी याद रखना होगा। चलिए एक छोटा टॉपिक और बता दें आपको, देखिए इसमें दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल आपको निकालना है। बल क्यों लगेगा भाई, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि एक सिरे पर +q आवेश जमा रहते हैं, दूसरे पर -q आवेश जमा रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से d दूरी पर स्थित रहते हैं। आप जानते हैं कि विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनको पास पास हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, इनको अलग करके, है ना, दूर दूर रखा, डी दूरी पर आपने इनको रखा है ना। इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने इनको डिस्प्लेस किया है, इनको विस्थापित किया है और डी दूरी पर ले जाकर के रखा हुआ है। तो आपने कुछ कार्य किया होगा, है ना, कार्य किया आपने, अरे बल लगाया होगा और बल गुणे विस्थापन किया तो कार्य मिला आपको। ठीक है, तो कितना बल जो है वो दोनों प्लेटों के बीच में लगता है, कितना बल लगा करके आपने उसको हटाया, चाहे ये कह लीजिए, या दोनों प्लेटों के बीच जो आवेश लगे हैं उनके बीच में कितना बल काम करता है वो चाहे देख लीजिए। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल हमको निकालना है। ठीक है, देखिए मानिए समांतर प्लेट संधारित्र दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल F है और उस बल के विरोध में आपने डी दूरी तक विस्थापित किया हुआ है, तो आपने कितना कार्य किया, W बराबर
F बल लगा करके D दूरी विस्थापित किया तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी। ठीक है, यह कार्य कहां जाएगा, किया गया कार्य कहीं जाता नहीं है बल्कि उसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में एकत्र रहता है। संचित ऊर्जा, दोनों प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का सूत्र आप पहले जानते हैं, 1/2 QV भी एक सूत्र होता है, 1/2 QV यह भी एक सूत्र होता है। ठीक है ना, तो 1/2 QV यह सूत्र जो है अरे Q इक्वल टू सी भी कर देते हो तो हाफ CV² हो जाता है। तो ये संचित ऊर्जा सूत्र है, ये दोनों चीजें सेम है भाई। इतना कार्य आप करेंगे दोनों प्लेटों के बीच में, उनको एक दूसरे से अलग करने में, वो उतनी ही ऊर्जा संचित हो जाएगी दोनों को उन प्लेटों के बीच में, अर्थात F इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q। V की वैल्यू हो जाएगी ED, क्या हो जाएगी V की वैल्यू ED। अरे आप जानते हैं ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र बताया आपको, हमेशा यूज में आएगा ये। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी, तो V इक्वल टू क्या हो गया, ED हो गया, D से D कट गया, F इक्वल टू हो जाएगा 1/2 QE। तो यही समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, तो आज आपको 3 टॉपिक बताए गए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर आंशिक रूप से कोई पदार्थ भरा गया हो तो क्या सूत्र होता है संधारित्र की धारिता का। दूसरा जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा घनत्व कितना होगा। और तीसरा सूत्र जो है आपका निकला हुआ है वो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल। इन तीनों को आप सूत्र याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है हमको लगता है कल समाप्त हो जाना चाहिए, मैं देखूंगा कल शायद समाप्त हो जाए, जो बचा होगा वो कल देख लिया जाएगा और फिर चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा ये।